गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द गेट सेट बायो। आज हम लोग हमारा नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोलॉजी प्रैक्टिकल। अब बायोलॉजी प्रैक्टिकल के अंदर मैं क्लास 12th जो है उस क्लास 12th के प्रैक्टिकल्स इसके अंदर करवाऊंगा, जो आरबीएसई बोर्ड मतलब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रैक्टिकल से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स है वो क्लास 12th के रहेंगे और इसके अंदर मैं पूरी वार्षिक जो परीक्षा रहेगी आपकी, उसका पूरा कार्यक्रम भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों का जो पेपर रहेगा, जो फाइनल का जो हमारे प्रैक्टिकल का पेपर रहता है वो लगभग 3 घंटे का रहता है, जिसके पूर्णांक जो रहते हैं वो 30 रहते हैं। ठीक है, अब इस पूर्णांक के अंदर मतलब इस पूरे पेपर के अंदर जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट जो होगा वो आप लोगों का क्या होगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा माइनर और एक होता है मेज़र। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये हमारा जो रहेगा वो मेज़र प्रैक्टिकल रहेगा। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं बात करूँ अपने मेज़र प्रैक्टिकल की, तो फर्स्ट जो आता है वो हमारा कौन सा प्रैक्टिकल आता है, हमारा मेज़र प्रैक्टिकल आता है। मेज़र प्रैक्टिकल जो रहेगा वो 4 मार्क्स का रहेगा, वो बॉटनी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा मेज़र प्रैक्टिकल जो आता है वो हमारे जूलॉजी से रिलेटेड रहता है। ये भी हमारा जो रहेगा वो मेज़र प्रैक्टिकल रहेगा और ये भी 4 मार्क्स का रहेगा। मतलब मेज़र मेज़र जो रहेंगे टोटल 8 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल्स रहेंगे। कैसे क्या रहेगा आगे आगे बात करेंगे हम लोग। अब दो जो प्रैक्टिकल्स आते हैं वो हमारे आते हैं माइनर। कौन से आते हैं? माइनर के प्रैक्टिकल्स आते हैं। अब माइनर जो रहता है वो लगभग 3 मार्क्स का रहता है। एक माइनर, एक बॉटनी से रिलेटेड रहेगा जो 3 मार्क्स का रहेगा और एक जो हमारा जूलॉजी से रिलेटेड रहेगा जो 3 मार्क्स का रहेगा। बात करते हैं 3 स्पॉट जो रहेंगे वो हमारे रहेंगे वो बॉटनी के रहेंगे और 3 स्पॉट जो रहेंगे वो हमारे जूलॉजी के रहेंगे। बाकी आप लोगों का कोई परियोजना कार्य जो होता है, प्रोजेक्ट वर्क जो होता है, उसके आप लोगों को अलग से 4 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर जो हम रिकॉर्ड तैयार करते हैं, जो हमारी स्कूल के अंदर हमारे टीचर्स के द्वारा जो हमारे रिकॉर्ड तैयार कराया जाता है पूरे सत्र का, तो वो 4 मार्क्स का रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, मौखिक परीक्षा जो रहता है वो 2 मार्क्स की रहेगी। मतलब आपका जो ओरल या वाइवा वोस जो रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल 30 अंक का ये हमारा भार रहता है। ठीक है, अंक भार रहेगा। अब बात करते हैं, देखिएगा स्पॉटिंग जो होती है वो प्रत्येक की स्पॉटिंग जो रहती है वो 1 मार्क्स की रहती है। मतलब अगर कोई भी एक स्पॉट आपके सामने रखा जाएगा तो वो एक स्पॉट जो रहेगा वो आपको 1 मार्क्स देगा। ठीक है, इस तरह से 3 जो होंगे वो बॉटनी से रिलेटेड होंगे और 3 जो होंगे वो हमारे जूलॉजी से रिलेटेड होंगे। इस तरह से हमारे वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा का कार्यक्रम या फॉर्मेट तैयार होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हमारे विषय सूची की। भाई हमारे पास में कौन कौन से विषय जो हैं वो इसके अंतर्गत हम लोगों को बताए जाएंगे। वो विषय सूची के अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूँ वनस्पति विज्ञान की। देखो, वनस्पति विज्ञान के अंदर सबसे पहले बात करता हूँ तो वो हमारी वनस्पति विज्ञान के अंदर आता है पादपकारिकी। पादपकारिकी के अंदर जिसके अंदर प्लांट फिजियोलॉजी मतलब हमारे प्रकाश संश्लेषण और से छोटे मोटे रिलेटेड जो जैसे श्वसन हो गया वो रिलेटेड रहेंगे। पराग अंकुरण और अनुकूलन प्रयोग रहेगा। फिर जैव प्रौद्योगिकी वाला रहेगा और आर्थिक वनस्पति विज्ञान रहेगा जो हमारे सिलेबस से ही रिलेटेड है। तो इस तरह से क्या करके 4 अध्याय जो होते हैं वो हमारे बॉटनी के होते हैं। और उसी अगली बात करते हैं हम लोग आगे की। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 ये अध्याय जो रहते हैं वो हमारे जूलॉजी वाले पार्ट से रहते हैं। देखो, इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों को अंग तंत्र का अध्ययन करना पड़ेगा। फिर जैव रसायन मतलब जैव रसायन का मतलब होता है लार का परीक्षण आएगा। इसके अंदर स्टार्च का परीक्षण, ग्लूकोज का परीक्षण, प्रोटीन का और फैट का परीक्षण आता है। ठीक है, अगला बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे हमारे मेंडल के नियमों की। मेंडल का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियमों के अध्ययन करेंगे, वो भी विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिकल्स के द्वारा या प्रायोगिक घटनाओं के द्वारा। फिर हम बात करते हैं कीटों के जीवन चक्र की, जिसके अंदर हमारे जैसे हमारे हनी बी का हो गया, उसी तरह रेशम कीट का हो गया या फिर लोकस्ट का हो गया, इनका अध्ययन करेंगे। फिर हम मानव अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्लाइड का अध्ययन करेंगे। उसके साथ में हम अस्थियों के प्रादर्श का अध्ययन करेंगे। और अगले अध्याय में हम विभिन्न अंगों की औतकी मतलब टिश्यू कल्चर्स के बारे में या टिश्यू या फिर हम लोग बात कर सकते हैं हिस्टोलॉजी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट अगला जो कार्यक्रम रहेगा वो हमारा परियोजना कार्य का रहेगा, जो आपको जनरली आपके बुक के अंदर अवेलेबल हो जाता है। इसके बारे में मैं बाद में अलग से वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला हम सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मैं सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों का माइनर प्रैक्टिकल। ठीक है, अब माइनर प्रैक्टिकल जो रहेगा वो आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, माइनर के साथ में मैं आज आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ मेजर प्रैक्टिकल। मेजर प्रैक्टिकल के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है कि थोड़ी बहुत बातें क्या चीज़ जो है वो हमें करनी है। ठीक है,
तो देखो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों का माइनर प्रैक्टिकल। उसके अंदर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अध्याय पहला। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा अध्याय पहला, जिसका नाम होता है प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहला जो प्रैक्टिकल आता है 1.1 नंबर का, उसको स्टार्ट करते हैं। देखो इसका पूरा जो नाम होगा वो क्या होगा, पोटैटो ऑस्मोग्राफ। क्या होगा, पोटैटो ऑस्मोग्राफ। तो जिसको हम लोग बात करनी पड़ेगी पोटैटो, है ना, पोटैटो और ऑस्मो स्कोप जो होगा वो आज हम लोग बनाएंगे। पोटैटो ऑस्मोस्कोप का मतलब होता है आलू परासरण मापी, है ना। आलू परासरण मापी के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, परासरण का अध्ययन करेंगे। तो आलू रहेगा अपना हेडिंग। हेडिंग होता है उद्देश्य। उद्देश्य के अंदर मतलब ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, जो आपके फाइनल प्रैक्टिकल के अंदर जो आपका क्वेश्चन रहेगा वही आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ जाएगा, आलू के परासरण द्वारा आलू के परासरण मापी द्वारा परासरण का आपको प्रदर्शन करना है, ठीक है। अब आता है एसेंशियल मटेरियल या रिक्वायर्ड मटेरियल जो रहता है वो आप लोगों को सबसे पहले नंबर पर हेडिंग डालकर लिखना पड़ेगा। आप लोगों की कॉपी के अंदर, आप लोगों की नोटबुक में सबसे पहले हेडिंग डलेगी एसेंशियल मटेरियल, और इसका आपको नंबर भी दिया जाएगा, ठीक है। उद्देश्य का आपको कोई नंबर नहीं दिया जाता और उद्देश्य को जनरली लिखा नहीं जाता है, एज अ क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर ये आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। सबसे पहले हम लोगों को दिया गया है कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ताज़ा आलू लेंगे। ताज़ा आलू के साथ हम लोग शर्करा का विलयन लेंगे, चाकू लेंगे, पैट्री डिश लेंगे, ताज़ा स्वच्छ पानी लेंगे और ऑलपिन लेंगे। कि भाई हमारा सिद्धांत या प्रिंसिपल क्या होता है, परासरण किस पर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है। देखो परासरण वह क्रिया है जिसमें विलायक के कण अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की और अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन करते हैं। मतलब क्या होगा इसके अंदर, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर जैसे सपोज करो, यहीं पर ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखो सपोज करो कि ये एक कंटेनर है, ठीक है। सपोज करना है भाई ये हमारे पास में ये क्या चीज़ है, कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर मैंने बोला कि कंटेनर के अंदर क्या चीज़, मैंने क्या करा, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इसको क्या करा, अलग कर रखा है, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इसको अलग कर रखा है। अब मैंने बोला इसके अंदर इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड भरा हुआ है, और इस तरह से पास वाले के अंदर भी कोई दूसरा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ जनरली। देखो इसको मैं नाम दे दिया ए साइड और इसको मैंने नाम दे दिया बी साइड। लेकिन मैंने यहाँ पर बताया कि इसकी जो कंसंट्रेशन रहेगी वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, और इसकी जो कंसंट्रेशन रहेगी वो कम रहेगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है, इन दोनों के बीच में एक परासरण झिल्ली का काम करती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसपीएम भी कहते हैं। एसपीएम का मतलब होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एस स्टैंड फॉर सेमी, पी स्टैंड फॉर परमिएबल, एम स्टैंड फॉर मेम्ब्रेन। तो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जैसे ये बिहेव करती है। अब इस क्रिया के अंदर क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस क्रिया के अंदर क्या होता है कि अधिक सांद्रता वाला मतलब हायर कंसंट्रेशन वाला जो लिक्विड होगा या कोई भी मटेरियल होगा वो हायर मतलब कंसंट्रेशन वाले पार्ट से लोअर कंसंट्रेशन वाले पार्ट की तरफ जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों के पास में कोई दिया गया मटेरियल है, जैसे मैं बात करूं, उसमें भी अपन को बात करनी है सॉल्वेंट की। किसकी बात करनी है, सॉल्वेंट की। तो अगर सॉल्वेंट जो है आपके पास में जिसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, ऐसा सॉल्वेंट जिसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है वो अपने हायर कंसंट्रेशन वाले पार्ट से लोअर कंसंट्रेशन वाले पार्ट की तरफ क्या करता है, मूव करने लग जाता है। तो आप लोगों को मैं अगर इसकी डेफिनेशन की फॉर्म में बताऊं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर जैसे मैंने बात करी, देखो इसके अंदर क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा जो होता है, दो कंटेनर को मैंने अलग कर रखा है। अब एक कंटेनर के अंदर जो होगा वो हायर कंसंट्रेशन वाला सॉल्वेंट भरा हुआ है। कौन सा भरा हुआ है, हायर कंसंट्रेशन वाला एक सॉल्वेंट भरा हुआ है जिसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज़्यादा है। और इधर बी वाले पार्ट में मैं बात करूँ तो यहाँ पर कंसंट्रेशन जो लेवल है वो कम है सॉल्वेंट का। तो यहाँ पर क्या होता है, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अपनी हायर कंसंट्रेशन वाली वैल्यू से लोअर कंसंट्रेशन वाले पार्ट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे, ठीक है। इसके बारे में आप लोग अपनी क्लास के अंदर वैसे ही पढ़ चुके होंगे या अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर वैसे ही इसके अंदर मेंशन किया गया है।
बात करते हैं आगे जिसका नाम होता है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक बड़े आकार का आलू लेना है और उसको चारों तरफ से छील लेना है। क्वेश्चन ये बनता है कि आलू को छीला क्यों जाता है। आलू को छीला इसलिए जाता है क्योंकि पील ऑफ करना। देखो आलू को अगर हम लोग छीलेंगे नहीं तो आलू के बाहर की जो मेम्ब्रेन रहती है, आलू के बाहर की जो झिल्ली रहती है वो कैसी होती है, वो एक प्रकार की वाटर रेजिस्टेंस रहती है। मतलब वाटर रेजिस्टेंस रहेगी। अगर आप लोग आलू को पानी में भिगो के रखोगे तो क्या होगा, आलू जो होगा वो परासरण की क्रिया नहीं दर्शा पाएगा। तो अगर हम लोग बात करें, अगर हमने आलू को नहीं छीला है, अगर आलू को हमने नहीं छीला है या पील ऑफ नहीं करा है, तो उसका आगे वाला जो मेम्ब्रेन रहता है जिसको हमने छीला नहीं है, वो एक इंसुलेटर की जैसे बिहेव करता है या वाटर रेजिस्टेंस की जैसे बिहेव करता है, जिससे हम लोग ऑस्मोस्कोप नहीं बना सकते हैं, परासरण की क्रिया वो नहीं दर्शाएगा। इसलिए पील ऑफ करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसको पैंदे से चपटा कर लेते हैं। मतलब अगर आपके पास में कोई आलू है तो आलू को आप पैंदे से चपटा कर लो। चपटा करने का रीज़न ये होगा, देखो ये चपटा होने के रीज़न के कारण क्या होगा, आसानी से किसी भी सतह पर रखा जा सके। जैसे इस सतह के ऊपर मैंने क्या करा है, इसको रख दिया है तो आसानी से रखा जाएगा। और अगर मैंने क्या करा है कि अगर आप लोगों ने इसको चपटा नहीं करा तो ये आलू जो होगा वो इधर उधर लुढ़क सकता है, या इसके अंदर अगर मैं काट के जो वाटर रखूँगा या कोई भी मॉलिक्यूल रखूँगा या कोई भी मटीरियल रखूँगा तो वो क्या करेगा, इधर उधर हिल सकता है, गिर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब मैं देखना इसके अंदर क्या होता है, मध्य में 90% गहराई तक एक वर्गाकार गुहा बना लेता हूँ। 90% गहराई के साथ मतलब मुझे क्या करना है, उस आलू को छीलना है, छीलने के बाद चपटा करना है, और चपटा करने के बाद में देखो आलू को चपटा ऊपर से इस तरह से जो होता है वो आकृतियाँ बनानी है आपको। मतलब बीच के अंदर से उसको इतना गड्ढा करना है ताकि आलू जो रहे वो इस तरह की आकृति ले ले। तो इस तरह की आकृति लेने के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली उसको किसी भी सतह पर हमारे टिका सकते हैं। वो लोग समझ में आ जाएगा क्या। अब आलू को क्या करना है, बीच में से उसके अंदर एक गड्ढा करना है। गड्ढा इतना करना है कि वो 90% मतलब इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, मतलब इन दोनों के पार्ट के अंदर बस 90% का ही अंतर रहना चाहिए। ठीक है, 90% का ही अंतर रहना चाहिए। आगे बात करते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि आलू में बनी इस गुहा में 10% शर्करा के घोल से भर देते हैं। 10% शर्करा का घोल भर दिया और तल को शर्करा का घोल का मतलब होता है शुगर सिरप, है ना, शुगर सिरप भर दिया। अब इस तल को ऑल पेन से अंकित कर देते हैं। देखो अब इसमें क्या करना है, मुझे मार्क कर देना है। देखो ऑल पेन क्या करती है, मार्क करने के काम आती है। जैसे मैं आप लोगों को नेक्स्ट डायग्राम बताऊँ तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, एक पैट्री डिश है। क्या है, एक पैट्री डिश है। ठीक है, अब इस पैट्री डिश के अंदर मैं बात करता हूँ, मेरे पास ये पैट्री डिश है। ये देखो पोटैटो जो था उसको पील ऑफ कर रखा है। ध्यान रखना मैंने क्या कर रखा है, इसको पील ऑफ कर रखा है ना। तो मैंने इसको क्या कर रखा है, यहाँ पे पील ऑफ कर रखा है ना, पील ऑफ कर दिया। आप लोगों को पता है पील ऑफ क्यों करा। तो देखो ये ऑल पेन जो मैंने डाली है इसके अंदर, यहाँ ऑल पेन जो डाली है आप लोगों को पता रहना चाहिए भाई ये ऑल पेन क्यों डाली है। ये ऑल पेन क्या करा है मैंने, वाटर मतलब इसके अंदर जो शुगर सिरप है, किसका सिरप है, इसके अंदर जो शुगर सिरप जो है उस शुगर सिरप की मैंने मार्किंग कर दी है कि भाई कहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, उस शुगर सिरप की मैंने क्या कर दी है, मार्किंग कर दी है, तो आप लोगों को पता लग जाएगा। अब इसके बाहर जो होगा मैंने क्या करा, डाइल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट भर दिया। क्या करा, डाइल्यूट जो था वो मैंने एक सॉल्वेंट भर दिया। बोलो समझ में आ जाएगा क्या। तो इस तरह से मैंने क्या करा, बाहर एक डाइल्यूट सॉल्वेंट भर दिया है, अंदर की तरफ शुगर सिरप भर दिया है। देखो इसकी यहाँ वाली मतलब सतह से लेके इसकी यहाँ वाली सतह के बीच में लगभग 90% का अंतर होना चाहिए। मतलब इतना पतला होना चाहिए ताकि जो जैसे वाटर लेवल है, मतलब सॉल्वेंट जो है वो अपनी बाहर से अंदर की तरफ जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा अब मैंने बात करी इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑल पेन से अंकित कर देते हैं। ये आलू का एक परासरण मापी तैयार हो जाता है। मतलब आपका ऑस्मोस्कोप बन के तैयार हो गया है, जिसे जल से भरी हुई पैट्री डिश में रखकर 2 से 3 घंटे तक बाद हम लोग इसको देखते हैं या अवलोकन करते हैं। मतलब आप लोगों को पता है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है वो क्या है, वाटर रहेगा। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने के कारण हम लोगों ने क्या करा, वाटर को क्या करा, उसके पैट्री डिश के अंदर भर दिया और आलू को उसके अंदर रख दिया। ठीक है, अब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, मतलब उसने कहा है अवलोकन करते हैं। तो अब हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं 2 से 3 घंटे बाद। एक निश्चित समय के पश्चात इसका अवलोकन करने पर पता चलता है कि आलू गुहा में घोल का स्तर जो होता है बढ़ गया। मतलब आलू के अंदर जो यहाँ पर घोल का स्तर जो था ना, शुगर सिरप भरा हुआ था, वो बढ़ चुका है, लेवल बढ़ चुका है। अब फिर जैसे ही मान लो सपोज करो कि इसका लेवल जो था वो यहाँ तक आ गया है, तो मैं क्या करता हूँ, एक नई ऑल पेन जो रहेगी उसको यहाँ पर मार्क कर दूंगा। नई ऑल पेन के मार्क करने से मुझे क्या पता लग जाएगा कि भाई इसके अंदर शुगर सिरप का जो लेवल है वो कितना बढ़ चुका है।
है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखो सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन था, मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन था मतलब यहाँ पे जो वाटर भरा हुआ था वो सबसे ज़्यादा था। सॉल्वेंट के हायर कंसंट्रेशन वैल्यू के कारण क्या हुआ, ये अपनी लोअर कंसंट्रेशन वैल्यू की तरफ क्या कर गया, मूव कर गया। और मेम्ब्रेन का काम, एसपीएम का काम कौन ने करा, ये पोटैटो की स्किन ने करा। तो इस तरह से वाटर जो होगा वो कहाँ की तरफ मूव कर गया, वाटर जो होगा वो कहाँ की तरफ मूव कर जाएगा, अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। समझ में आ जाएगा, बाहर से वाटर कहाँ मूव कर जाएगा, अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। इस तरह से क्या होता है, हम लोग एक ऑस्मोस्कोप जो होता है वो बना सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि आलू की जो मेम्ब्रेन होती है या झिल्ली होती है वो किसकी तरह से काम करती है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जैसे काम करती है। ठीक है, आगे देखते हैं हमने निष्कर्ष क्या निकाला। उपयुक्त प्रयोग से निष्कर्ष निकालते हैं कि आलू की कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली की जैसे कार्य करती है ना। अब जैसे कार्य करती है, आगे बात करते हैं कि भाई जैसा कि हम जानते हैं कि जल के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। उपयुक्त प्रयोग से जल के अणुओं की सांद्रता आलू की गुहा में भरे शर्करा विलयन में कम और पेट्री डिश में अधिक हो जाती है। फलस्वरूप पेट्री डिश से जल आलू की गुहा में प्रवेश कर जाता है और आलू की गुहा में शर्करा का विलयन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे आलू के परासरण मापी के द्वारा जो हमने देखा है वो निष्कर्ष हमें ये निकला है। अब देखो इसको डायग्रामेटिकली मैं आप लोगों को बताऊं। देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को डायग्राम में बता सकता हूँ कि मैंने किस तरह से अपना काम किया था। देखो यहाँ पर मैंने क्या दिया, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट डाला जिसका नाम था वाटर। ये जो था, देखो ये एक मेम्ब्रेन है, ये किसकी मेम्ब्रेन है, पोटैटो मेम्ब्रेन है, जिसको मैंने नाम दिया एसपीएम। ये देखो मैंने इसके अंदर भर रखा है, अंदर की तरफ आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं अपन शुगर सिरप, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, शुगर सिरप। और इसके अंदर जो मतलब यहाँ पर मैंने मार्किंग के लिए क्या लिए, कॉलपिन काम में ली है। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? और इसको मैंने यहाँ पर ये जो डिश है इसका नाम क्या होता है, एक पैट्री डिश है। ठीक है, एक पैट्री डिश जो होगी वो मैंने यूज़ में ली है। ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब इसका डायग्राम आप देख लो, देखो क्या दिखेगा। इसका डायग्राम्स मैं आप लोगों को दिखाऊं तो देखो इस तरह से, देखो ये वाटर भरा हुआ है इसके अंदर, ये पोटैटो ऑस्मोग्राफ का एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये पोटैटो है और ये ऑलपिन मार्क कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो हमें सावधानियां या क्या रखनी चाहिए। देखो आलू का कंद ताज़ा होना चाहिए बिल्कुल, अगर ताज़ा नहीं होगा तो ये क्या होगी, मेम्ब्रेन क्या कर जाएगी, बहुत लूज पड़ जाएगी और इसमें मॉइस्चर पड़ जाता है, इसलिए ये ऑस्मोस्कोप की जैसे बिहेव नहीं करेगा। अंदर से सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, कोशिका झिल्ली विशेष प्रभाव होता है। आलू की संपूर्ण सतह पर छिलका उतरना चाहिए। आपको पता है क्यों उतरना चाहिए, आलू के कंद को पैटी डिश में सुव्यवस्थित रखने के लिए चपटा कर लो। आलू की गुहा में शर्करा के घोल ऊपर तक भरा हुआ नहीं होना चाहिए। भाई आपने यहाँ तक भर दिया तो वो अगर आगे वाला जो सिरप आएगा, जो अंदर की तरफ आएगा, वो कहाँ जाएगा, बाहर डलने का खतरा रहेगा। इसलिए क्या होता है, पूरा भरा हुआ नहीं चाहिए, आधा। देखो यहाँ तक इसने भरा है और यहाँ पर इसको ऑलपेन से इसने मार्क कर लिया है। इसी तरह से और थोड़ी देर बाद, मतलब 2 से लगभग 3 घंटे बाद देखते हैं तो लेवल जो होता है वो वहाँ पर आगे बढ़ जाता है। और मैं क्या करूँगा, बाद में यहाँ पर ऑलपिन लगा के लेवल चेक कर सकता हूँ कि भाई कितना पानी जो है वो ऊपर की तरफ आया होगा। आलू की गुहा में शर्करा घोल ऊपर तक भरा हुआ नहीं होना चाहिए। गुहा बनाते समय चारों तरफ दीवारें मोटाई समान होनी चाहिए, वरना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ की दीवारें तो मोटी, यहाँ की तो देखो यहाँ की तो मोटी हो गई और यहाँ की पतली हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होता है, पोटैटो ऑस्मोग्राफ जो होगा वो सही से बिहेव नहीं करेगा। पैटी डिश में जल का तल जो होता है गुहा के तल से नीचे रखना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, जैसे मैंने पैट्री डिश में जल का तल आलू की गुहा के तल के, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग इतना बड़ा बीकर ले लो और उसके अंदर यहाँ तक पानी भर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बहुत कम पानी जो होगा वो लेवल तक भरना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ वाइवा प्रश्न जो होते हैं वो आपसे क्या पूछ सकते हैं। परासरण क्या होता है, आपको परासरण की परिभाषा बतानी पड़ेगी। ठीक है, आप लोगों से पूछ सकता है विलायक अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन करते हैं, वो क्या कहलाता है, ये परासरण कहलाता है। ये परासरण का उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं, दूसरा प्रश्न होता है आलू की गुहा में जल भी भर दिया जाए तो क्या होगा। अब बताओ जल क्या होगा, नहीं, ये समपरासरण मापी का एक स्टेट आ जाएगा। मतलब समपरासरण मापी का क्या मतलब क्या होगा, जब यहाँ पर सॉल्वेंट और बाहर, अंदर वाला सॉल्वेंट और बाहर वाला सॉल्वेंट क्या होगा, जब समान सांद्रता का होगा तो वो क्या करता है, समपरासरण मापी की जैसे बिहेव करेगा। मतलब विलायक के अणु दोनों तरफ मूव करेंगे अपनी समान गति से। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है हमारा, वो आता है कि प्रयोग के लिए आलू का छिलका हटाना क्यों आवश्यक होता है। देखो आलू के छिलके की कोशिका मृत होती है और ये अपारगम्य होती है। मैंने अभी बोला इंसुलेटर का काम करेगी, वाटर रेजिस्टेंस का काम करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, चौथा नंबर का क्वेश्चन आता है, प्रयोग में अगर आलू को उबाल कर काम में लिया जाए तो क्या होगा। भाई आलू को उबाल कर काम में लिया जाए तो परासरण की
प्रक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आलू की कोशिका मृत हो जाएगी। आपने आलू उबाल दिया, मृत कोशिकाएं हो गई, वो सीधी सीधी बात है, मतलब डेड हो गई है। अगर आलू की गुहा में शर्करा के स्थान पर जल भर दिया जाए तो बाहर जल के स्थान पर शर्करा भर दी जाए तो प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा। मतलब यहाँ से पानी जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। केस उल्टा कर दिया भाई, बाहर शुगर सिरप भर दिया, अंदर वाटर भर दिया, केस उल्टा हो जाएगा। क्योंकि मेम्ब्रेन का काम क्या है, अपने मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, अपने हायर कंसनट्रेशन सॉल्वेंट की वैल्यू से कम कंसनट्रेशन की तरफ आना है। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा जो सेशन था वो यहीं पर ही एंड होता है। मैं अगला जो सेशन होगा वो मेजर प्रैक्टिकल और माइनर प्रैक्टिकल के लिए आपके लिए लाता रहूँगा। इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वंस अगेन वेलकम टू दी गेट सेट बायो। थैंक यू सो मच।